नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और उसको लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। माहौल तो तभी से गर्मा गया था जब गुपकर डिक्लेरेशन से जुड़े दलों ने साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। लेकिन उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस गुपकर संगठन को गुपकर गैंग का नाम दे दिया तो एकदम से गर्मी बढ़ गई, उबाल आ गया कहना चाहिए। और अब गुपकर अलायंस जो है वो चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का ढुलमुल रवैया दिख रहा है और बीजेपी ऐसा लग रहा है कि परेशान है। ये सारे दल जो एक साथ आ गए हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जम्मू से कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अनुराधा जी, ये बताइए कि ये समझ में नहीं आ रहा अचानक बीजेपी इतनी उत्तेजित क्यों हो गई है और गुपकर गैंग का नाम क्यों दे दिया है। क्या उसको ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव एक तरफा होगा, गुपकर में शामिल दल इसमें चुनाव लड़ेंगे ही नहीं जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, और उसके लिए मैदान साफ हो जाएगा और सारा मामला पलट गया। इसलिए उसे लग रहा है कि जिस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती थी कश्मीर में, उसके लिए दरवाजा बंद हो रहा है। क्या यही वजह है? कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि यही वजह है, लेकिन अगर आप बीजेपी की राजनीति को देखिए तो उनका जो एक डाइसेंट के प्रति, एक किसी भी किस्म के विरोध के प्रति जो उनका व्यवहार है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी डाइसेंटिंग वॉइस जो हो वो कहीं एक एक बड़े पैमाने पे नजर आए। तो इसलिए वो कंप्लीटली वाइप आउट स्लेट चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी रहे और बाकी किसी की आवाज सुनाई ना दे और जितने बाकी लोग हैं वो डेसिमेटेड रहें। तो ये उनकी राजनीति है और पूरे देश भर में है। और खास तौर पे जब जहाँ कश्मीर का सवाल है, कश्मीर के हवाले से उनकी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज है कि वो एक तरफ से बीजेपी की डुप्लिसिटी को भी जाहिर करता है, उनकी हिपोक्रेसी को। एक तरफ से बीजेपी की जो केंद्रीय सरकार है वो ये दर्शाना चाहती है कि कश्मीर में नॉर्मलसी है, तो वो चाहते हैं कि जितने राजनीतिक दल हैं बाकी कश्मीर के खास तौर पर, वो इलेक्शन में हिस्सा लें ताकि इस इलेक्शन को एक लेजिटिमेसी मिले। वो चाहते भी हैं कि ये इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन वो चाहते हैं इनको कोई सीटें ना मिले, इनका कोई वजूद ना रह जाए। तो ये कहीं से एक हिपोक्रेसी को दर्शाता है। और तीसरा मुझे लगता है इन सम वेज क्योंकि इनके पास एजेंडा कोई रह नहीं गया है। जम्मू में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो दिन ब दिन खत्म हो रही है, और खास तौर पे जो पिछले साल के चेंजेस हुए उसके बाद जम्मू के लोगों में, क्योंकि वहाँ यहाँ पे एक आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी है कि कलेक्टिवली और इंडिविजुअली उनकी लाइफ्स में इसका क्या असर हो गया, जितने नए कानून आ रहे हैं या नई व्यवस्था में। तो उनकी जो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जम्मू में वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, खास तौर पे युवकों में। तो उनके पास एजेंडा कोई रह नहीं गया है कि यहाँ पे क्या लेके आएंगे। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लोकल लोग सवाल करेंगे, हमारी डेवलपमेंट का क्या, हमारी नौकरियों का क्या, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का क्या, या एजुकेशन का क्या, या इंटरनेट का क्या, सिविल लिबर्टीज की भी बात करें तो, कि जिससे कि बहुत सारे क्षेत्र में, जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पे असर पड़ता है रोजमर्रा का। तो उनके लिए ये एक एजेंडा मिल गया है कि गुपकार डिक्लेरेशन का जो वो अलायंस पे जो अलायंस बना, कश्मीर बेस्ड पार्टीज उनमें है ज्यादातर, तो वो एक एंटी कश्मीरी सेंटिमेंट को विप अप करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीगेन करना चाहते हैं जम्मू में। जी, ये बताइए कि कायदे से देखा जाए तो ये सरकार के लिए एक अच्छी बात होनी चाहिए थी। जैसा आपने कहा कि कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एक मैसेज देने की बात हो जाती कि देखिए कश्मीर में हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तमाम दल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसके पीछे एक योजना अगर बीजेपी की ये भी थी कि विधानसभा को धीरे धीरे इररेलिवेंट कर दिया जाए, अप्रासंगिक कर दिया जाए और ये
पंचायत और जिला जो परिषदें हैं उनको इतना महत्वपूर्ण बना दिया जाए कि जो ये दल हैं इनकी आवाज उस तरह से उठने ही ना पाए, या विधानसभा के जरिए जो चीजें हो सकती हैं वो ना हो सके। तो इस स्ट्रेटजी में क्या सिर्फ इस डर की वजह से पीछे हट रही है कि ये दल अब खड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो इनकी आवाज बुलंद होगी और वो जो दूसरा नैरेटिव चलाना चाहती है वो ध्वस्त हो जाएगा? जी, ज़ाहिर बात है कि ये नहीं चाहते हैं कोई और आवाज़ यहाँ पे बुलंद हो और कोई पिन पॉइंट करे कि यहाँ पे जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, या यहाँ पर और बहुत सारे मुद्दे हैं जो अनएड्रेस्ड रहे हैं और बीजेपी उनको नहीं कर पाई है। तो इस किस्म की आवाज़ वो नहीं चाहते हैं, किसी किस्म की पावर शेयरिंग वो नहीं चाहते हैं किसी के साथ भी। और दूसरा, जम्मू पे की कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले तो उनके काफी पिछले कुछ सालों में उनके काफी उन्होंने प्रोग्रेस किया जम्मू में के क्षेत्र में, बाकी पार्टीज को वाइप आउट कर दिया। वो चाहते हैं कि कश्मीर पे भी उनकी छाप रहे, और वो किसी भी कॉस्ट पे हो। तो ये एक, जैसे मैंने पहले कहा कि एक हिपोक्रेसी है। एक तरफ से वो चाहते हैं कि बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले, दूसरी तरफ से वो चाहते हैं कि उनकी आवाज बिल्कुल जो है मार्जिनलाइज होके रह जाए। तो ये दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। अगर ये बीजेपी चाहती है कि वहां मिलिटेंसी कम हो, तो जाहिर है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत करना पड़ेगा। तो इस पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर वो कमजोर कर रही है तो एक वैक्यूम वो अपने जरिए खड़ा नहीं कर रही है, रिस्क नहीं बढ़ा रही है कि वहां मिलिटेंसी को घुसने का और मौका मिले। अगर वो इन पार्टी को बोलती है कि आप गैंग हैं, गुपकार गैंग का नाम देती है, उनको एक ब्रांडेड करना चाहती है, उन पर एक लेवल लगाना चाहती है देश विरोधी होने का, देशद्रोही होने का, आप कह रहे हैं कि उन पर आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं, तो ये क्या है? ये पूरी, मतलब ये किस तरह की राजनीति है, थोड़ा हम समझना चाहते हैं। देखिए, वो चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल करके, उनका मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ये भी है, एक सिर्फ यही नहीं है कि वो एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये चीजें बोल रहे हैं, लेकिन एक कैलकुलेटेड तरीके से भी बोल रहे हैं। क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन है, जिस हिसाब से पिछले एक साल में कोई पॉलिटिकल स्पेस रही नहीं, उससे पहले से और जो पिछले साल जितने चेंजेस आए, उससे जितनी ये मेन स्ट्रीम राजनीतिक दल जो कश्मीर में हैं, उनकी स्पेस जो है वो बिल्कुल श्रिंक होके रह गई है। लोगों में क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म हो गई है, और वो पिछले कुछ सालों से ऐसे चल रहा है। तो इलेक्शंस अगर आप देखें, जो पिछली पंचायत की इलेक्शंस हुई थी, उसमें बहुत सारी पॉकेट्स में वोटिंग ही नहीं हुई, उसको घोस्ट इलेक्शन माना गया। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कुछ एरियाज में 2%, 4%, 5% पोलिंग हुई, और जो कम पोलिंग होगी उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। एक तो वो ये समझते हैं, उनकी कैलकुलेशन ये है, और क्योंकि पिछले एक साल में जबकि बाकी पॉलिटिकल स्पेस जो थी वो बिल्कुल खत्म थी, बीजेपी के कार्डर्स बन रहे थे, बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी। दूसरा वो करना चाहते हैं, और ये सबसे अहम जो वजह है कि जम्मू में क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है इलेक्शन के लिए, और क्योंकि लोगों में यहाँ पे बहुत आक्रोश है बीजेपी के प्रति, ले और जम्मू बेस्ड पार्टीज एक वैक्यूम है यहाँ पे, एक लीडरशिप वैक्यूम है। तो उनको लगता है क्योंकि जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, खास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो तो और उसका एग्जिस्टेंस जो है वो पूरी स्टेट में है, पूरी जो अर्स्टवाइल स्टेट है उसमें था। जम्मू रीजन में भी उनकी एक प्रेजेंस है, पीडीपी की भी काफी पॉकेट्स में जम्मू रीजन में प्रेजेंस है। और जब वो ये एक साथ हो जाते हैं, कांग्रेस का अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा कि किस साइड पे है, लेकिन अगर कांग्रेस भी शामिल हो जाती है तो उनके, वो लोगों को क्या बोलेंगे, लोगों के लिए, क्योंकि कई 70 सालों में यहाँ पे एक डिविजिव पॉलिटिक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, खास तौर पे जम्मू की पॉलिटिक्स में। कश्मीर के हवाले से नेशनलिज्म का नारा लगाकर लोगों को
धोखा दिया गया है। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसी तरह की राजनीति को अपनाया है। नारा दिया है कि कश्मीर के लोग इकट्ठे हो गए हैं, कश्मीर से हमको खतरा है, कश्मीरियों से खतरा है, या आज नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करना है। इस किस्म का जो नैरेटिव है वो पॉलिटिकली यहाँ पे पिछले 70 सालों में वो इम्पैक्टफुल रहा है अक्सर। तो मेरा ख्याल है बीजेपी की ये कोशिश है कि ये जो अलायंस है गुपकार वाला, उनको बार बार ये बोलकर कि ये एंटी नेशनल हैं, ये फॉरेन सपोर्ट लेते हैं, या ये एक गैंग है, इस किस्म की भाषा बोलना, वो एक एक अपना जो स्पेस है, बीजेपी वो अपनी स्पेस जो है जम्मू में रिक्रिएट करना चाह रही है। जी। लेकिन इसका रिएक्शन क्या है जब आप ऐसे दलों के साथ सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, केंद्र में वो शामिल हो सकते हैं, तो क्या इस पाखंड को, हिपोक्रेसी को, दोहरेपन को वहाँ के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या बीजेपी जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रही है उसका एक्सेप्टेंस भी है वहां पर? दोनों चीजें हैं। कुछ लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं, और उनकी हिपोक्रेसी को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, और साथ में ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने आखिर क्या किया। जो धारा 370 को हटाने का नारा देने के बाद जो इतना ये प्रॉमिस किया था कि यहाँ के लोगों के हक जो हैं वो मजबूत किए जाएंगे, और यहाँ के लोगों के हक जो हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और लोगों को यह एहसास है इस बात का। तो इलेक्टोरली वो कैसे पैन आउट होता है, वो इनको सूट करता है या नहीं करता है, मेरा ख्याल है इस चीज से वो ज्यादा डरे हुए हैं। और उनको ये भी लगता है कि हो सकता है जो गुपकार अलायंस है वो जम्मू में इस चीज का फायदा ले जाए। और इस किस्म की भाषा बोलने की एक वजह ये भी है कि उनको पता है कांग्रेस जो है वो एक ऐसा दल है जो एक बैकफुट पे आ जाता है, एक डिफेंसिव हो जाता है। और हालांकि कांग्रेस ने कम से कम इस इलेक्शन के मुद्दे पे उनके एक साथ थे, ये गुपकार अलायंस के साथ थे, कुछ मुद्दों पे भी उनके साथ थे। गुपकार डिक्लेरेशन पे उन्होंने साइन नहीं किया था, लेकिन काफी सारे मुद्दों पे वो उनके साथ थे, और वो एकदम से कैसे पीछे हट गए। तो शायद एक एक ये भी एक स्ट्रैटेजी रही है। लेकिन मुझे लगता है एक रशियन रूले जिसको कहते हैं गेम, एक गैम्बल, एक सीधा साधा ये गैम्बल है हर हर लिहाज से। बीजेपी के लिए ये सूटेबल रहेगा ग्राउंड पे कि नहीं सूटेबल रहेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता ये बताइए चलेगा कि कि कांग्रेस अगर स्ट्रैटेजी गुपकार, काम करती कि नहीं। जी, कांग्रेस अगर गुपकार के पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करती है, सीटों का तालमेल नहीं करती है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ट्रेडिशनली कांग्रेस का यहाँ पर ज्यादा जोर रहा है जम्मू में। ये पिछले कुछ दो इलेक्शंस में बीजेपी ने काफी सीटों पे बढ़त हासिल की है, चाहे असेंबली इलेक्शंस थी या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस रही, जिसमें काफी जगहों पे कांग्रेस का सफाया हो गया। लेकिन एक कांग्रेस का एक कमिटेड वोट बैंक भी है, और जब बीजेपी इतनी पॉपुलर नहीं थी और सिर्फ कुछ सीटें उनको मिल पाती थी जम्मू के रीजन में, तो उस वक्त कांग्रेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। तो उनकी एक कुछ प्रेजेंस है, उनका एक अपना कमिटेड वोट बैंक है, और हो सकता है इससे फर्क पड़े। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब इलेक्शन हो रहे हैं उनका, उनमें क्या आउटकम किस तरह का आ सकता है, किस तरह के नतीजे हमको देखने को मिल सकते हैं, और उसका क्या असर पड़ सकता है इस प्रदेश की राजनीति में? देखिए ये कहना मुश्किल है इस वक्त कि किस किस्म के नतीजे आते हैं, किस किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। अब नया एक चीज जो चली है कश्मीर में, क्योंकि एक सिक्योरिटी एक एक थ्रेट बनी हुई है जितने भी कैंडिडेट्स पे,
एक तरफ बीजेपी कहती है कि स्थिति वहां सामान्य हो रही है, मिलिटेंसी का हमने सफाया कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी खतरा है कि कैंडिडेट्स को की सिक्योरिटी को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स और खास तौर पे जो गुपकार अलायंस वाले कैंडिडेट्स हैं उनको फोर्सिबली पकड़ के डिफरेंट गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में या होटल्स में वहां पे बंद रखा जा रहा है, ताकि और जिसकी का नतीजा ये होगा कि वो लोगों में जाकर अपनी कैंपेनिंग और कैनवेसिंग नहीं कर ये सकते। सिक्योरिटी तो थ्रेट की ये वजह से बंद किया जा रहा है या फिर ये यही यही अपनी क्योंकि पॉलिटिक्स कुछ को बढ़ाने के विरोधी लिए वालों किया ने जा रहा है? कल बोला कि हम लोगों को भी किया गया है। अब किस हद तक ये सही है, लेकिन ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस को, जो भी वजह है, अगर आप ये भी मान ले अगर सिर्फ सिक्योरिटी ही वजह है, ये एक इलेक्शन प्रोसेस को पूरा एक कॉस्मेटिक प्रोसेस बना देती है, एक एक फ्रॉड प्रोसेस बना देती है, क्योंकि जहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं है, जहाँ तक कि कैंडिडेट्स की पार्टिसिपेशन नहीं है, जिनको एक पूरे एक सिक्योर माहौल में रखने की जरूरत है, तो वो अगर इलेक्ट भी हो जाते हैं तो वो ग्राउंड पे क्या काम कर पाएंगे, जो कि जिनको आपको इतनी सारा एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता है उनको महफूज रखने के लिए इलेक्शन से पहले। तो इलेक्शन के बाद क्या? तो ये एक ज्यादा अल्टीमेट जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शन के वो क्या होते हैं, मेरा ख्याल से इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट सवाल ये है कि इसके बाद होगा क्या, कोई असर होगा ग्राउंड पे? जो मुझे लगता है नहीं। क्योंकि जो जितनी भी राजनीति जब तक सेंटर से चलती आएगी, जितने डिसीजंस जो हैं नई दिल्ली से आएंगे और यहाँ पे लोगों को लगेगा कि हम तो सिर्फ ये क्लेरिकल, और रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ये लगेगा कि हम तो सिर्फ क्लेरिकल स्टाफ बन के रह गए हैं नई दिल्ली का। जब तक ये फीलिंग होती रहेगी, जब तक इस किस्म का सिनेरियो होगा, ग्राउंड पे कोई चेंज नहीं होगा। लोगों को जब तक नहीं लगेगा कि वो इंक्लूड हो रहे हैं अपने रोजमर्रा के डिसीजंस से रिलेटेड। ये जो इलेक्शंस हैं ये पानी बिजली सड़क से रिलेटेड ज्यादा है, जो कि हर इलेक्शन रहती है अक्सर, पर खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शंस हैं तो यही मुद्दे रहते हैं। तो उन मुद्दों में भी अगर डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं और हो रही है, मेजर डिसीजंस कहीं और लिए जा रहे हैं, जहाँ पे और यहाँ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम है, तो मुझे लगता है इम्पैक्ट इसका काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, जहां पे लोगों में पहले ही गुस्सा बहुत है, सवाल बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है इस इलेक्शन से गुपकार अलायंस को कितनी लेजिटिमेशन मिलेगी, कितनी वैधता मिलेगी? वो मजबूत होगा इस चुनाव से, लोगों से ग्रास रूट लेवल पर जाकर जुड़ पाएगा, अपनी बात पहुंचा पाएगा, या उनके उसमें शामिल बहुत सारे दलों की छवि पहले से ही खराब है, उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से ही बहुत वीक है, तो उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, विशेष फायदा नहीं? देखिए, फिलहाल तो लगता है इमीडिएट रन में तो कोई विशेष उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत मुश्किल उनके लिए ये दौर है। पिछले 1 साल में वो बंद रहे हैं, छवि उनकी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और क्योंकि हर पार्टी, हर दल जो उसमें से है, कभी ना कभी एट सम पॉइंट इन टाइम वो बीजेपी के साथ अलायंस में रहा है, उस वजह से भी एक छवि और ज्यादा बिगड़ गई है। और जो लोग कश्मीर में खास तौर पे देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है, मेन स्ट्रीम जो नेता हैं, वो जो जो भी आज हालात हैं उसके जिम्मेदार हैं, उसमें उनके भी जिम्मेदारी है, दिल्ली की भी है। और क्योंकि उन्होंने फैसिलिटेट किया, यहाँ के लीडर्स ने और उनकी बात पे यकीन किया, तो इस वजह से ही जो हालात बने हुए, तो उनके लिए एक ग्राउंड पे लोगों से जुड़ पाना आज एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या मेन स्ट्रीम जितने दल हैं कश्मीर में, क्या उनके पास ऑप्शन कोई और था? या तो वो ऑप्शन उनके पास मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का था, या वो टोटल एक्सट्रीम पॉलिटिक्स में चले जाते, जो कि एक्सट्रीम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स मानी जाती, वो शायद नहीं जाना चाहते थे। या वो अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रह के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, फिर तो वो एक्टिविज्म पे की तरफ चले जाते।
तो शायद उनके लिए ऑप्शंस नहीं थे और वो पूरी कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि एक साथ रहें। किस हद तक वो जुड़ पाएंगे इवेंचुअली ग्राउंड सतह पे, ये बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काउंट करते हैं और उनकी तरफ से खास तौर पे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्या ये यूनिटी कायम रहेगी। उस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बीजेपी के साथ है, उसका अलायंस है, मिलके चुनाव भी लड़ा उन्होंने। तो क्या गुपकार डिक्लेरेशन की पार्टियों की तरफ से उन पे दबाव नहीं पड़ रहा कि आप अलग होइए? जब आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप वहां साथ हैं और यहाँ आप उसके खिलाफ लड़ेंगे, क्या मतलब है? यही अभी नई डेवलपमेंट है और इस पे अभी कोई प्रतिक्रिया ऐसी कोई जाहिर नहीं हुई है ओपनली, कोई स्टेटमेंट्स मेरी नज़र में नहीं आए हैं। लेकिन एक ये क्या अलायंस की इसमें सहमति है, एक सवाल ये भी है बाकी अलायंस की, क्योंकि कारगिल और लद्दाख के जो हालात हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी जम्मू कश्मीर से। और कारगिल की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त वो ले वर्सेस कारगिल ज़्यादा है, पार्टी वर्सेस पार्टी कम है। तो सवाल ये भी है कि वहाँ पे ये बाकी दलों की इसमें सहमति है कि ये अलायंस जो है वो मिलकर लड़े बीजेपी के साथ। कहना मुश्किल है अभी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। जी, सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।